गया चालू सर, चालू हो चुकी है, पड़ा हुआ सर। अब कमेंट अब काट देंगे बंद कर सर होगा और जी मिनिमाइज बड़ी कट रहा होगा और स्टॉप, ठीक है। और कमेंट सेक्शन रहेगा चालू है, अलग काट दूँ कमेंट यार पढ़ लो हैं, ठीक है पढ़ लूँ। चालू जब जैसे स्टार्ट। हाँ जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक मिनट आगे। कल किए हुए वादे के मुताबिक, हालांकि मैं निर्धारित जो टाइम है, ये समय जो है ये आपको बता नहीं पाया, इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कारणों से कि नया सिस्टम है, सब कुछ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले नोटिफिकेशन वगैरह डालना, ये सारी चीज़ें हम पहले नहीं कर पाए, इसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कोई नहीं, एक दो दिन में अपन ये सारी चीज़ें हैं ये सीख जाएंगे। समय से पहले आपको बहुत सारी क्लास आपको उपलब्ध करवाना, ये सारा शुरू हो जाएगा एक दो दिन में। समय भले ही लग सकता है, लेकिन एक दो दिन में ये सारा शुरू हो जाएगा। सभी को नमस्कार। विनय योगी, हंस राजकुमार, राकेश चौधरी, नवरम चौधरी, बिल्कुल बहुत एकदम बढ़िया हूं मैं। आप सब कैसे हैं? तो देखिए, इस क्लास से संबंधित जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप चले जाएं, वहां पर आपको पूरा डाटा उपलब्ध होगा, ठीक है। ऐसे क्लास से संबंधित कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो आप हमें बता सकते हैं। साथ में अभी हमें कमेंट करके आप बताएंगे कि क्लास सुचारू रूप से आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। मैं बात, जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है कि क्लास किससे संबंधित है, बेसिक जो जनरली आपके कमेंट होंगे उन पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर अपन क्लास जिस प्रॉपर उद्देश्य के साथ अपन आए हैं वो उद्देश्य अपन भटक जाएंगे उस उद्देश्य से। तो ऐसी स्थिति में मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि क्लास अगर आपने अभी तक शेयर नहीं की है तो आप अपने तमाम दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। साथ में फेसबुक पे आप शेयर कर रहे हैं तो मुझे टैग जरूर करें, जयपाल काजला के नाम से ही जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, उस समय आप मुझे टैग जरूर करिएगा। शायद किसी भी छात्र का भला हो ही जाए, तो ऐसी स्थिति में आप टैग जरूर करें। अभी बहुत सारे साथी लाइव जुड़ चुके हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से अपन क्लास अपनी जारी रहेगी। अभी आज मैं समय फिक्स कर दूंगा, रविवार को अपनी एक मैराथन क्लास भी होगी जो भी आपको कल देखने को मिलेगी। टाइम में आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा। आप देखिएगा, बात अपन करने जा रहे हैं, जैसा कि पार्ट में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे अपन। सबसे पहले देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से तात्पर्य क्या है, संविधान से तात्पर्य क्या है। सबसे पहले जानने योग्य जो बात है वो यह है कि संविधान से तात्पर्य क्या है। तो आज अपन जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय क्या है? वो विषय है संविधान। किसकी बात हो रही है? संविधान की बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले देखें, इस शब्द को अपन पढ़ें उससे पहले अपन ये जान ले कि जिस परिप्रेक्ष्य में अपन बात करने जा रहे हैं वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के संदर्भ में अपन बात करेंगे। दोस्तों, भारत के संविधान के संदर्भ में अपन बात करें तो यहां पर देखिएगा, भारत का संविधान है ये एक दिन की उपज नहीं है, ये वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। भारत का जो संविधान है ये एक दिन की उपज नहीं है, ये वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। एक बार मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही, क्लास प्रॉपर तरीके से चल रही है, ये कमेंट बता दे, मैं पढ़ लूंगा। अब इस संविधान की बात करें तो ये संविधान एक दिन की उपज नहीं होकर के वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक शासन काल की अपन बात करें, उस औपनिवेशिक शासन काल के दौरान समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो हमारे राष्ट्रीय नायक रहे हैं,
उन्होंने समय समय पर संविधान की मांग की। किन परिस्थितियों में संविधान की मांग हुई, वो सारी परिस्थितियां अपन जानने का प्रयास करेंगे, उन सारे तथ्यों पर अपन फोकस करेंगे। साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जो संविधान सभा बनी थी, उसने किस प्रकार से कार्य किया, वो सारे बिंदुओं पर अपन बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा संविधान से तात्पर्य क्या है, आप संविधान से क्या समझ रहे हैं। ये जो क्लास है, ये क्लास है आपके एसआई, राजस्थान पुलिस के साथ साथ रीट का जो नया टॉपिक पार्ट जुड़ा है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, संविधान से क्या तात्पर्य है, संविधान से आप क्या समझ रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान से तात्पर्य है, मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि एक ऐसा मूलभूत कानून, संविधान से तात्पर्य क्या है, संविधान से तात्पर्य है कि एक ऐसा मूलभूत कानून, संविधान से तात्पर्य है कि एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हैं। सरकार भी बाध्य है और सरकार के साथ साथ नागरिक भी बाध्य हैं। वो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। संविधान से क्या तात्पर्य है कि एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार और नागरिक दोनों बाध्य हों, क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो परिभाषा संविधान की लागू होती है, ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संदर्भ में लागू होती है। किस संदर्भ में, लोकतांत्रिक संदर्भ में ही लागू होती है। निरंकुशवादी शासन में यह परिभाषा लागू नहीं होती है। सिर्फ लोकतांत्रिक राष्ट्र के संदर्भ में ही यह परिभाषा लागू होती है। अब यहां पर देखें, दुनिया में पहले संविधान कैसे अस्तित्व में आता है, तो दोस्तों याद रखें, एक संहिता बनी थी, बेबीलोनिया की संहिता। बेबीलोनिया की संहिता के रूप में सबसे पहले संविधान अस्तित्व में आया था। लेकिन अपन बात करें यहां पर संविधान की, तो देखिए संविधान है, ये संविधान कितने प्रकार का होता है, यानी अपन संविधान के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से अपन बात करें तो संविधान के जो दो प्रकार हैं, ये दो प्रकार सामने आते हैं। मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो संविधान के कितने प्रकार सामने आते हैं, दो प्रकार सामने आते हैं। एक तो आता है व्यवहारिक सी भाषा में अपन कहें तो एक तो आता है लिखित, और दूसरा कौन सा रहेगा, दूसरा रहेगा अलिखित। इन दोनों के नाम में इनका जो व्यवहारिक अर्थ है, ये व्यवहारिक अर्थ तो छुपा हुआ है, लेकिन इनमें जो सैद्धांतिक शब्दावली एक प्रकार से अंतर आता है वो बहुत आता है। व्यवहारिक दिखने में आपको सामान्य से शब्द दिख रहे हैं जिनसे आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अपन देखें, पर्दे के पीछे इनकी वास्तविक विशेषताओं पर अपन गौर करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे यहाँ पर एक चीजें निकल कर के आती हैं। जैसे कि मान लीजिएगा, इसी संविधान के साथ लिखित शब्द के साथ में एक शब्द जोड़ दूं कि लिखित व निर्मित, इसी के साथ में एक शब्द जोड़ दूं कि लिखित व निर्मित, तो ये पूरा का पूरा जो शब्द है, ये शब्द अपने अर्थ में एक बड़ा परिवर्तन ले आता है। जैसा कि कक्षा 6 या 7 की सामाजिक अध्ययन में आप देखेंगे तो यहाँ पर संविधान में भारत के संविधान को लिखित व निर्मित संविधान कहा गया है। क्या कहा गया है, लिखित व निर्मित संविधान कहा गया है। इसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है, मुख्य रूप से कारण वहां पर कहा गया है कि एक निश्चित समय में लिखा गया, एक निश्चित समय में लिखा गया संविधान क्या है, लिखित व निर्मित है। और वहां पर भारत के संविधान के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो शब्दावली कौन सी है, लिखित व निर्मित शब्दावली काम में ली गई है। ठीक है, तो यहां पर देखें, विश्व में अपन बात करें तो विश्व में सबसे पहले जो लिखित संविधान अस्तित्व में आया था, ये किसका आया था, विश्व में पहला लिखित संविधान है, ये अमेरिका का अस्तित्व में आया था। किसका आया था, अमेरिका का संविधान
विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान के रूप में अस्तित्व में आया था। दोस्तों याद रखें, अमेरिका का जो संविधान लिखा गया था, यह संविधान 1789 में तो लिखा गया था, लेकिन इस अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का अभाव था। अमेरिका के संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि अमेरिकी जो नागरिक थे, ये अमेरिकी नागरिक मौलिक अधिकारों से परिचित नहीं थे। दुनिया में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सबसे पहले जो परिचित हुए वो नागरिक थे ब्रिटेन के। मौलिक अधिकारों का सबसे पहले जो विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। 1789 की फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, सम्राट लुईस 16वें के शासन के खिलाफ वो फ्रांस की क्रांति होती है, और उस फ्रांस की क्रांति में सीधा सीधा है ये मौलिक अधिकार सामने आए थे, और इसी के बाद अमेरिका के संविधान में 1791 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि सर बोर्ड पे पढ़ाओ। देखिए, अभी बोर्ड की व्यवस्था 1 महीने के भीतर हो जाएगी और उसमें आपको पूरा दिखेगा। अभी भी आपको एक डिजिटल बोर्ड में सीधा एक प्रकार से यूं कहें कि आई कांटेक्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है। अंशराज, हरदयाल कुमार, सभी का शुक्रिया है मेरे दोस्तों। रामदेव, सविता जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मीना जी, सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जरूर आप टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंचे। आपको क्लास से संबंधित पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी, और उस पीडीएफ की खास बात यह होगी कि वो हस्तलिखित पीडीएफ होगी जो मैंने स्वयं तैयार की है। मैंने स्वयं ने वो पीडीएफ तैयार की है, मेरे खुद के हाथ से तैयार की हुई पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप सबसे निवेदन है, जो देख रहे हैं अभी 20-22 जो भी देख रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप इसे शेयर जरूर करें, और मुझे फेसबुक पर शेयर करते हुए मुझे टैग जरूर करें, अपना स्टेटस पे आप इसे रखें। साथ में निश्चित रूप से आप मुझे पूरा भरोसा है अपने साथियों तक, तमाम साथियों तक लिखित में ये बात पहुंचाएंगे कि अब नियमित रूप से लाइव क्लास शुरू हो गई है, और नियमित रूप से लाइव क्लास भी जो शुरू होगी वो शाम के समय शुरू होगी। संडे को स्पेशल मैराथन क्लास का आयोजन भी होगा, जिसमें आपको विभिन्न, जैसे कल मान लीजिएगा कल किसी टॉपिक पे बात कर ले, कल अपन ने उपभोक्ता संरक्षण पे बात करने वाले हों, या फिर सहकारिता के संदर्भ में बात करने वाले हों, जो रोजाना सोमवार से शनिवार को जो क्लास होगी उससे कहीं ना कहीं वो क्लास अलग होगी, और उस क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो उस दिन ही पूरा करवाया जाएगा। साथ में आपको दूसरे गुरुजी मैथ भी पढ़ाएंगे, साथ में मैं समय समय पर सुबह की क्लास आपको करंट की भी लेकर के उपस्थित रहूंगा। आप देखना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो बात कर रहे थे अपन दुनिया में पहले लिखित संविधान की। दुनिया में पहला जो लिखित संविधान है ये 1789 में किसका रहा? दुनिया में पहला लिखित संविधान है ये 1789 में अमेरिका का रहा। किसका रहा? अमेरिका का रहा। और अमेरिका के संविधान की अपन बात करें तो इसमें क्या नहीं थे? अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार शामिल नहीं किए गए थे। अब दोस्तों याद रखें, अमेरिका का जो संविधान है, इस अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है? अमेरिका के संविधान को आधुनिक विश्व के देशों के, अमेरिका के संविधान को क्या कहेंगे? आधुनिक जो विश्व है, इस आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक, आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जो जनक है, ये कौन से देश का संविधान है? अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान को आधुनिक विश्व के देशों के संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है। अब लेकिन विश्व में, दुनिया में जो सबसे पहले संविधान आया था, ये बेबीलोनिया की संहिता आप कह सकते हैं। ठीक है। अभी अपन बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित जो संविधान है, इस अलिखित संविधान में अपन सीधा सीधा कहें कि अलिखित संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, अपन ने बात की थी अलिखित संविधान की। अलिखित संविधान की विशेषताएं क्या हैं? क्योंकि नाम से ही नहीं, अपने को इसकी जो व्यवहारिक विशेषताएं हैं उन विशेषताओं तक भी पहुंचना है। अमेरिका है, भेज दिया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कैलाश सिंह, सावित्री कह रही है सर जी कोचिंग वाले ग्रुप में भी भेज दिया जी, शुक्रिया आपका। कोचिंग वाले ग्रुप कैलाश सिंह सर टेलीग्राम किस नाम से है? टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्त। साथ में अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नहीं मिल रहा है, लिंक से नहीं खुल रहा है, तो आप जयपाल काजला के नाम से जब सर्च करेगा, किस नाम से? जयपाल काजला के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, इस नाम से मिलेगा, जहां से आपको शाम के समय पीडीएफ मिलने वाली है। बात करें अलिखित संविधान की, मुख्य बात अपने को यह करनी है कि अलिखित संविधान की विशेषताएं क्या है। प्रश्न अपने से ये नहीं पूछेगा कि अलिखित संविधान क्या है, वो तो दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा जो बिना लिखा हुआ है। अब अलिखित संविधान की विशेषताएं ये है कि ये परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। दोस्तों याद रखें, अलिखित संविधान किस पर आधारित होता है? अलिखित संविधान है ये परंपरा व रीति रिवाजों पर आधारित होता है। अलिखित संविधान किस पर आधारित होगा? परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होगा। तो यहां से एक प्रश्न निकल करके सामने आ रहा है कि अलिखित संविधान की विशेषताएं हैं। तो अलिखित संविधान की विशेषता क्या है कि ये परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होता है। बात अपने को करनी है भारतीय संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अपन दोस्तों बात करें तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो संविधान की मांग की गई थी, ये भारत में सबसे पहले संविधान की मांग कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जो संविधान की मांग है, ये संविधान की मांग 1895 में हुई। भारत में सबसे पहले संविधान की जो मांग 1895 में हुई, और 1895 में भारत में सर्वप्रथम जो मांग हुई थी, ये किसने की थी? भारत में 1895 में सर्वप्रथम मांग है ये बाल गंगाधर तिलक ने की। किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब यहां पर देखिएगा, ये तो जनरली प्रश्न हो गया कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान की मांग की। किसने की हो? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में किसकी मांग की है? संविधान की मांग की है। किसकी मांग की है? संविधान की मांग की किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन यहां से प्रश्न आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जिस संविधान की मांग की थी, वो संविधान की मांग कौन से विधेयक में की थी? तो दोस्तों याद रखें, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग है ये स्वराज विधेयक में की। कौन से विधेयक में की? स्वराज विधेयक में की। यहां से प्रश्न आता है कि स्वराज विधेयक का जो संबंध है, ये स्वराज विधेयक का संबंध किससे है? ठीक है, स्वराज विधेयक का संबंध है ये बाल गंगाधर तिलक से है। कहां से है? किससे है? बाल गंगाधर तिलक से है। अभी प्रश्न आ रहा है, विक्की जाट कह रहे हैं सर गुरुजी सामने खड़े होकर पढ़ाओ तभी मजा आएगा। अभी आप इंतजार करिएगा विक्की, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। मैं किसी भी स्थिति में उस मिट्टी से बना हुआ इंसान हूं जो कभी टूट नहीं सकता। मैं बड़ी से बड़ी हर चुनौती से लड़ लूंगा, लेकिन हर संसाधन एक दिन जुटा करके आपके सामने लाखों की संख्या में छात्र लेकर उपस्थित रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं किसी के जरा से डगमगाए हुए दी हुई समस्या से मेरे हौसले नहीं डगमगा सकते। हो सकता है मैं कुछ समय के लिए विचलित हो सकता हूं, लेकिन मेरे हौसले कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, मैंने हर चीज को बारीकी से पहचाना है। तेरे दिए हुए जो जख्म है, इन जख्मों से मैं हिलने वाला नहीं हूं। तो थोड़ा सा विश्वास करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ मुझे और समय दे जिसके कारण मैं संसाधन जुटा सकूं। ठीक है, और सभी छात्र से अपना स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पर शेयर करेंगे, टेलीग्राम पर शेयर करिएगा, अपने मित्रों को कक्षा कक्ष में बताएंगे, जरूर बताएंगे। बात अपन कर रहे हैं स्वराज विधेयक की। यहां पर देखिएगा, स्वराज विधेयक की बात करें तो ये स्वराज शब्द क्या है, पहले तो ये जान लीजिएगा दोस्तों। स्वराज जो शब्द है, ये स्वराज शब्द किसने दिया था? प्रश्न यहां से रीट के लिए स्पेशल ध्यान रखें, रीट और राजस्थान पुलिस एसआई जो है, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखें इस प्रश्न को लेकर के। स्वराज शब्द क्या है? देखिएगा, स्वराज शब्द है, ये स्वराज शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज शब्द दिया तो किसने था? स्वराज शब्द है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वराज शब्द है ये स्वामी दयानंद जो सरस्वती है,
इस स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा शब्द दिया था? स्वराज शब्द दिया था। स्वराज शब्द दिया तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने था दोस्तों, लेकिन इस स्वराज शब्द का जो सार्वजनिक प्रयोग है, ये सार्वजनिक प्रयोग किसने किया था? तो याद रखें, स्वराज शब्द का जो सार्वजनिक प्रयोग है, ये सार्वजनिक प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसका सार्वजनिक प्रयोग किया, जबकि ये शब्द दिया किसने था मेरे दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और इसी स्वराज विधेयक में सबसे पहले, याद रखें, इसी स्वराज विधेयक में सबसे पहले भारत में किसकी मांग हुई थी? संविधान की मांग हुई थी। दोस्तों दूसरी बात याद रखें, इसी स्वराज विधेयक में भारत में सबसे पहले फंडामेंटल राइट की भी मांग की गई थी। भारत में सबसे पहले फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट हैं, इनकी मांग भी सबसे पहले किस विधेयक में हुई थी? स्वराज विधेयक में हुई थी। तो यहां से मेरे ख्याल से बहुत सारे जो प्रश्न हैं, ये बहुत सारे प्रश्न आपके निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो यह आ रहा है कि भारत में सबसे पहले संविधान की मांग कब हुई थी? तो भारत में संविधान की मांग सबसे पहले है 1895 में हुई। 1895 में की किसने थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दूसरी चीज, बाल गंगाधर तिलक ने जो मांग की वो कौन से विधेयक में की थी? स्वराज विधेयक में की थी। ये स्वराज शब्द तो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जबकि इसका सार्वजनिक प्रयोग किसने किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दूसरी बात याद रखिएगा, इसी स्वराज विधेयक में सबसे पहले किसकी मांग हुई थी? इसी स्वराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। किसकी मांग हुई थी? मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें, आगे अपन बात करें, सीमा कह रही सर न्यू टॉपिक पढ़ाओ। सीमा अगर पता हो तो ये रीट के लिए न्यू ही टॉपिक है, पहले वाले पाठ्यक्रम में ये टॉपिक शामिल नहीं था। अब संविधान निर्माण और उसकी विशेषताएं और जोड़ दिया गया है, जो कि राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस, इन सब में भी जोड़ दिया गया है। साहिल गोदारा जी, साहिल शुक्रिया आप सबका। कैसे हो साहिल आप? अब देखिएगा साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिएगा आगे अपन बात करें। देखिए आपके लिए जो असफलता है, कई बार अपने ऊपर असफलता इतनी हावी हो जाती है कि अपन अपनी मूल प्रकृति को भूल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक स्लोगन ये याद रखना कि पगली तू कितना ही मेरे से दूर चली जा, एक साल में तेरे 4 विकल्प मेरे सामने मौजूद होंगे। चॉइस करना, पसंद और नापसंद मेरी मर्जी से तय होगा, तेरी मर्जी से तय नहीं होगा। पसंद या नापसंद मेरी मर्जी से तय होगा। ये आपका वो होना चाहिए कि मुझे कौन सा चूज करना है, क्या पसंद है मुझे, ये मेरी मर्जी से तय होगा। तुम जब भी आप मेरे पास आओगे तो 4 विकल्प साथ लेकर के आओगे। मुझे कौन सा पसंद है ये मैं खुद चुनूंगा उस समय। तो एक साल में आपके पास 4 विकल्प होने चाहिए। ठीक है, सुरेश कह रहे हैं करंट की क्लास है। बिल्कुल, करंट की क्लास के लिए आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिएगा। बाकी मैं एकदम फाइन हूं, मस्त हूं। सीकर में अपन ने स्टूडियो स्थापित कर दिया है, नियमित रूप से आपको क्लास होगी, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। सुबह शाम क्लास कोचिंग में रहें बात अलग है, लेकिन आपको देर शाम तक भले ही क्लास मिले, लेकिन निश्चित रूप से क्लास मिलेगी। अब देखिएगा, बात अपन कर रहे थे स्वराज विधेयक के संदर्भ में। स्वराज विधेयक में सबसे पहले मांग कर ली, लेकिन ये स्वराज विधेयक की मांग ज्यों की त्यों ही बनी रही। 1922 तक का समय आ गया और 1922 में एक नाम आता है महात्मा गांधी। 1922 में आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी एक आंदोलन को लीड कर रहे थे। कौन? महात्मा गांधी एक आंदोलन को लीड कर रहे थे। कौन से वर्ष? 1922 में। जब गांधी जी उस आंदोलन को लीड कर रहे थे तो गांधी जी ने क्या कहा था? 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए। क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था
कि भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए। भारत का संविधान किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा बनाया जाए। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा बनाया जाए। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। अब यहां पर देखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन गांधी जी ने जो ये बात कही थी, ये गांधी जी ने बात कौन से आंदोलन के दौरान कही थी? दोस्तों याद रखें, गांधी जी 1922 में एक आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो आंदोलन कौन सा था? वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने कहा, लेकिन थोड़ा सा अपन यहां चर्चा करेंगे इतिहास के उस बिंदु की जिसे अपन असहयोग आंदोलन कह रहे हैं। शुक्रिया प्रदीप, आपका भी। सुनील जी 4 जी सर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू सर, रीट सिलेबस कंप्लीट करा दो प्लीज। सोनू निश्चिंत रहिएगा, रीट का सिलेबस भी पूरा होगा, राजस्थान पुलिस एसआई का सिलेबस भी पूरा होगा। और याद रखिएगा, एसएससी जीडी के तमाम जो करंट अफेयर्स है ये भी आपको पूरा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। जो जो आपको यहां पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उसकी लिंक आपको उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित हो, या फिर गणित से संबंधित हो, या रीजनिंग से संबंधित हो, या करंट से संबंधित हो। सारी देखिए, सारी चीजें मैं पढ़ाने में तो सक्षम नहीं हूं। गणित के गुरुजी आपसे समय समय पर गणित से को लेकर मुखातिब होंगे, रीजनिंग के गुरुजी रीजनिंग को लेकर मुखातिब होंगे। ठीक है, प्रदीप सिंह कह रहे हैं सर मैराथन क्लास लगाओ। बिल्कुल मैराथन क्लास लगेगी प्रदीप, निश्चिंत रहिएगा। हर रविवार को स्पेशल क्लास और होगी जो कि हर प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, सीमा कह रही सर न्यू टॉपिक पढ़ाए। सीमा जी बिल्कुल न्यू टॉपिक ही चल रहा है, आप निश्चिंत रहिएगा। रीट के मुताबिक ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, संविधान और उसकी विशेषता। ठीक है, इतने दिन कहीं नहीं चले गए थे, बस ऐसे ही हमारे हौसले कुछ समय के लिए यूं कहें विचलित हो गए थे अपने मार्ग से, लेकिन अब विचलित नहीं है क्योंकि आपके प्यार ने हमें मजबूत किया है वापस आने को। अब देखिएगा, असहयोग आंदोलन की अपन बात करें तो असहयोग आंदोलन 1922 में गांधी जी लीड कर रहे थे। और उसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या कहा कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया जाए? भारतीयों द्वारा बनाया जाए। लेकिन थोड़ी सी अपन ये भी बात कर लें कि ये असहयोग आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। असहयोग आंदोलन है, ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा, किसी भी प्रकार की हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अचानक एक घटना घटित होती है फरवरी 1922 में, जिसे इतिहास में आप चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं। ये जो चोरा चोरी कांड था, इसमें आपने देखा कि एक भीड़ द्वारा थाने को आग लगा दी गई थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, भीड़ द्वारा थाने को आग लगा दी गई। गांधी जी इस घटना से आहत हुए। गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, और आंदोलन उस समय वापस ले लिया जब आंदोलन अपनी बुलंदियों पर था। जिस समय आंदोलन अपनी बुलंदियों पर था, गांधी जी ने आंदोलन उस समय वापस लिया। जब एकाएक गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कुछ नेता गांधी जी से नाराज हो गए। गांधी जी से नाराज हुए CR दास यानी चित्तरंजन दास, और दूसरा नाम आता है मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों के दोनों गांधी जी से नाराज हो गए। देखिए प्रश्न कैसे निकल के सामने आता है, वो ध्यान से सुनते जाइएगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों के दोनों गांधी जी से नाराज हो गए। दोनों ही गांधी जी से नाराज होकर कहां चले गए? इलाहाबाद में चले गए। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई वहां पर आश्रम खोलना था या फिर इलाहाबाद में ये कोई संत महात्मा के यहां दर्शन करने गए थे। ये इलाहाबाद में ही इनका निवास था, ये ऐसा मान लीजिएगा।
दोनों के दोनों कहां चले गए? इलाहाबाद में चले गए। इलाहाबाद आपके उत्तर प्रदेश में चले गए। इलाहाबाद में इन्होंने 1 जनवरी 1923 को, ध्यान से देखें, 1 जनवरी 1923 को एक पार्टी की स्थापना की, और वो पार्टी कौन सी थी? स्वराज पार्टी थी। कौन सी थी? स्वराज पार्टी थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना है ये 1 जनवरी 1923 को हुई। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा, इस स्वराज पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के बाद 1924 में इस स्वराज पार्टी द्वारा संविधान की मांग की गई थी। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी द्वारा संविधान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखें, स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान की मांग 1924 में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में। अब यहां से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न आया था, और वो प्रश्न क्या था? हालांकि आंसर के आने से पहले अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हुआ करते थे, लेकिन वास्तविक रूप से आरपीएससी ने जो प्रश्न की भाषा बनाई, पहले वो प्रश्न की भाषा सुन लीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखें, प्रदीप कह रहे हैं मैं गंगानगर से हूं। जी प्रदीप, गंगानगर से आपका शुक्रिया। बांसवाड़ा से जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब देखें प्रश्न आरपीएससी ने कैसा पूछा। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जो फर्स्ट पेपर हुआ था, सेकंड वाला, उसमें एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न ये था कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न क्या था? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों सामान्य सी बात है, स्वराज दल की स्थापना 1 मार्च 1923 को हुई थी। कब हुई थी? माफ करना, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मार्च 1923 में मैनिफेस्टो जारी हुआ था, जबकि 1 जनवरी 1923 को, कब है? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना 1923 में की, जबकि इस दल के द्वारा संविधान की मांग कब की गई थी? 1924 में। तो दोस्तों पहला जो दल है, इस पहले दल में तो नाम किसका आता है? पहले दल में तो नाम जो आता है वो आता है स्वराज दल का, लेकिन दूसरा पहला व्यक्ति का जब नाम आए तो व्यक्ति के नाम में याद रखना है, किसका नाम रहेगा? व्यक्ति के नाम में याद रखना है बाल गंगाधर तिलक का। अब यहां पर देखिएगा, बात ये तो हो गई, लेकिन जैसे ही स्वराज दल के द्वारा संविधान की मांग की जाती, जैसे ही स्वराज दल के द्वारा संविधान की मांग की जाती है, उसी स्थिति में जैसे ही यहां पर स्वराज दल के द्वारा संविधान की मांग की गई, तो इसी समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो भारत सचिव हुआ करते थे, वो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो भारत सचिव थे, ये भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड थे। कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोल रहे थे, और बोलते बोलते इन्होंने भारतीय पर व्यंग्य कसा। नेक्स्ट लाइव कब आएगा? शायद नेक्स्ट लाइव है ये, आज तो अपनी ये एक क्लास ही होगी, हो सकता है आज शाम को जब मैं दूसरी क्लास लेकर के उपस्थित रहूं तो शायद आपसे मिल जाऊं, ठीक है। लॉर्ड बर्कनहेड है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सचिव हुआ करते थे। भारत सचिव की बात भी मैं करूंगा कि भारत सचिव का पद है ये 1858 में सर्जित किया गया था। उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। सर स्टेनली को पहला भारत सचिव भी बनाया गया था। ये सारी चीजें अपन आगे भी देखेंगे। लॉर्ड बर्कनहेड ने जैसे ही स्वराज दल ने मांग की, भारतीयों पर व्यंग्य कसा, भारतीयों का मजाक उड़ाया
कि अनकल्चर है, अनसभ्य कहा भारतीयों को। तो अब जब आप बताइएगा, आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बीच चौराहे पर हुई बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब आदमी अपमान की जिंदगी जी रहा हो उस समय वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसके हौसले कितने मजबूत हो सकते हैं इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता उस दौरान। अब यहां पर देखें, लॉर्ड बर्कनहेड ने जैसे ही भारतीयों पर व्यंग्य कसा, भारतीयों ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। लॉर्ड बर्कनहेड ने जैसे ही भारतीयों पर व्यंग्य कसा तो उसे भारतीयों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए 1928 में एक समिति का गठन किया। और वो समिति कौन सी थी? वो समिति थी नेहरू समिति। 1928 में एक समिति बनी, कौन सी? नेहरू समिति। 1928 में जो नेहरू समिति बनी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिए, 1928 में बनी इस नेहरू समिति के जो अध्यक्ष थे ये मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू समिति के अध्यक्ष तो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन ये नेहरू समिति एक सर्वदलीय समिति थी जिसमें जी.आर. प्रधान, एम.एस. अणे, ये मतलब सुभाष चंद्र बोस, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी इसके अध्यक्ष वगैरह थे। बहुत सारे वे नेता थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेतृत्व तो कर रहे थे, लेकिन वो एक प्रकार से यूं कहें अपनी अपनी विचारधारा के साथ उस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब यहां पर देखें, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति बनी। तो याद रखें, ये जो नेहरू समिति थी, इस नेहरू समिति को लेकर प्रश्न आता है। नेहरू समिति थी, तो याद रखें नेहरू समिति एक सर्वदलीय समिति थी। याद रखें, नेहरू समिति कैसी समिति थी? सर्वदलीय समिति थी, यानी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले तमाम जो राजनीतिक दल थे या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सारे दलों ने इस नेहरू समिति में भाग लिया था। ये सर्वदलीय समिति थी। दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा, ये जो नेहरू समिति है ये बनी किसकी अध्यक्षता में थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये नेहरू समिति बनी थी, 1928 में बनी। अब इस नेहरू समिति ने जो रिपोर्ट दी उसे इतिहास में किस नाम से जाना गया? उसे इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। उसे इतिहास में किस नाम से जाना गया? इतिहास में उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से? नेहरू रिपोर्ट के नाम से। लेकिन यहां से जो प्रश्न आता है, ये प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आता है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट का जो संबंध है ये किससे है? ये भारतीय संविधान के एक प्रारूप से है। तो याद रखिएगा, भारतीय जो संविधान है इस भारतीय संविधान का प्रारूप है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप या मसौदा किसने तैयार किया था? ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, इस नेहरू समिति ने भारतीय संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिस ड्राफ्ट में आज आप भारतीय संविधान के जो आदर्श मूल्य देख रहे हैं ये सारे के सारे आदर्श मूल्य इसमें शामिल किए गए थे। अब यहां पर देखिएगा, आगे अपन बात करें, ये तो नेहरू समिति की हो गई। आगे अपन बात करें 1934 की, तो देखें 1934 में एक नाम आता है M.N. रॉय, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय की बात करें तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में औपचारिक रूप से किसकी मांग कर डाली? मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में
औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कर डाली। तो याद रखिएगा, संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? संविधान सभा की मांग करने वाला भारत में जो पहला व्यक्ति आता है ये एम.एन. रॉय आता है, मानवेंद्र नाथ रॉय आता है। इन्होंने औपचारिक रूप से मांग की थी, लेकिन ये साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। हालांकि साम्यवादी विचारधारा के जो व्यक्ति हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये संविधान सभा के पक्ष में नहीं होते। कहने का तात्पर्य यही है, कम्युनिस्ट जो पार्टी है ये साम्यवादी विचारधारा से में अपनी सीधी सी थिंकिंग यही रखती है कि पूंजीवाद का विरोध करना और मजदूरवाद का समर्थन करना। और एम.एन. रॉय साम्यवादी विचारधारा के धनी थे। इन्होंने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की थी। भारत में भले ही 1925 में साम्यवादी पार्टी बनी हो, लेकिन ये 1920 में ही इन्होंने ताशकंद में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कर दी थी, जो भारत में 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दो अलग अलग भागों में बट गई थी। राजस्थान पुलिस एसआई की एग्जाम की अंशराशि बात करें तो अभी समय लगेगा, जुलाई अगस्त, जहां से अधिकारिक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक आप किसी भी प्रकार की भ्रांति में ना हो। जैसे अभी रीट का आधिकारिक एक प्रकार से सीधा सीधा संकेत है कि 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, आप 25 अप्रैल मान करके ही तैयारी करें। भ्रामक बातों में या इधर उधर उलझने में अपना समय खराब ना करें, भलाई इसी में है। ठीक है, बाकी कभी भी हो आप अपनी तैयारी पूर्ण रखें, फिर एग्जाम भले ही आज हो चाहे कल हो। निर्धारित जो पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम को रोज देखते रहें और अपनी तैयारी पूर्ण कर लें, भलाई इसी में है। मूल बिंदु पे लौट के आइएगा, इधर उधर की बातें कम करिएगा। एम.एन. रॉय साम्यवादी विचारधारा के धनी थे। साम्यवादी विचारधारा के लोगों की खास बात यह है कि संविधान सभा के पक्ष की बात नहीं करते हैं। लेकिन अपन बात करें संविधान सभा की, तो देखें संविधान सभा का विचार दुनिया में सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों मजा नहीं आ रहा, फटाफट शेयर कीजिएगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव जुड़ेंगे तभी पढ़ाने का मजा आएगा। ठीक है, यहां पर देखें दुनिया में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार है ये सर हेनरी मैन ने दिया था। किसने दिया था? दुनिया में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार है ये किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने दिया था। किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। ठीक है, आगे अपन कैलाश कह रहे सर टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैलाश जी डिस्क्रिप्शन के लिंक से सर्च करें, वहां पर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा करें, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवाता हूं, उस पे आप मैसेज करें तो शायद आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा या आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। 9261799116 ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पर किसी प्रकार की कॉलिंग वगैरह से तो आपका संपर्क हो नहीं पाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप मैसेज करेंगे, उसी का जवाब आपको मिल पाएगा, बाकी कोई जवाब नहीं मिलेगा। 9261799116। देखिए दुनिया में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया है? सर हेनरी मैन ने दिया है। किसने दिया है? सर हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया है। दूसरी बात याद रखें, यहां पर सिर्फ संविधान सभा की मांग हुई, अंग्रेजों ने भारतीयों की मांग पर कोई फोकस नहीं किया। समय आता है 1937 का। हालांकि देखें एनसीईआरटी की किताब में ये 1936 का वर्ष है, लेकिन हमें एग्जिट डाटा जो कि तथ्यात्मक है अपने पास उनके प्रूफ हैं, उन पे जाना है। 1937 का समय आता है और 1937 में एक नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 में कांग्रेस के फिरोजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाते हैं। याद रखें कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा नाम आता है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब फिरोजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो उन्होंने संविधान की मांग की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए यहां पर सिर्फ भारतीय संविधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की मांग पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जा रहा।
लेकिन समय आता है 1940 का। अब यहां पर देखें 1940 में क्या हुआ। 1940 में भारत के वाइसराय थे लॉर्ड लीनी लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लीनी लिथगो। लॉर्ड लीनी लिथगो। लॉर्ड लीनी लिथगो ने 1940 में एक प्रस्ताव जारी किया जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया था। पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया कि भारत का एक संविधान होगा। पहले तो मैं ये बता दूं, अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। देखिए आगे एक रोचक कहानी शेयर करने वाला हूं कि इस समय हुआ क्या था। अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इस अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों को पूर्ण स्वराज नहीं दिया जा रहा था। तो फिर आप कहेंगे पूर्ण स्वराज नहीं था तो फिर क्या था? डोमिनियन स्टेट दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था? डोमिनियन स्टेट। अब आप मुझसे पूछेंगे डोमिनियन स्टेट क्या होता है? तो जहां पर मतलब है एक प्रकार से आंशिक लोकतंत्र जिसको आप कहें कि नीति निर्माता दूसरा हो, शासनकर्ता स्थानीय हो, एक प्रकार से जिसको आप कठपुतली कहते हैं। ठीक है। महिपाल गुजर पूछ रहे हैं कहां पढ़ा रहे हो सर जी? सीकर में पढ़ा रहे हैं सर। सीकर में आप मिलिएगा। प्रत्यक्ष मांग की थी जी। कराची अधिवेशन 1931 में शालिनी शर्मा, सरदार पटेल अध्यक्ष थे उसके। कौन थे? सरदार पटेल अध्यक्ष थे। और उस अधिवेशन में प्रत्यक्ष जो मांग की गई थी वो फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी, न कि कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की गई थी। कांग्रेस ने 2 अधिवेशनों में फंडामेंटल राइट के प्रस्ताव पास किए हैं। 1927 में एमएन अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन हुआ और 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ। नेहरू जी उसके अध्यक्ष नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, आप निश्चिंत रहिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगी। तो इस स्वराज विधेयक में यह पहली बार स्वीकार किया गया कि भारत का क्या होगा? एक संविधान होगा। अब यहां पर देखिएगा, भारतीयों ने इस मांग को अस्वीकार कर दी, इस बात को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज शामिल नहीं था। और आपको याद होगा कि जब 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी नेहरू जी के नेतृत्व में, उसी समय कांग्रेस द्वारा अपनी मुख्य मांगों से डोमिनियन स्टेट की मांग को अलग कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग से कम भारतीय कुछ स्वीकार नहीं चाहते थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यहां पर आकर अटक गया कि श्रीमान जी आपने 1940 में ही स्वीकार क्यों किया? इससे पहले आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध। और आपको पता ही है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध है, ये कब हुआ था? ये द्वितीय विश्व युद्ध है, ये 1939 में हुआ। अब आप कहेंगे 1939 में ही क्यों हुआ? तो इसके पीछे कारण है वर्साय की संधि। वर्साय पोलैंड का एक शहर है। किसका? पोलैंड का एक शहर है वर्साय। और इस वर्साय की संधि के लिए याद रखना है ये 1919 में हुई। ये वर्साय की संधि के कारण दूसरा विश्व युद्ध होता है। तो क्या कारण रहा कि वो वर्साय की संधि हुई थी? वो नोट याद करिएगा, नोट करिएगा। वर्साय की संधि क्यों हुई? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ। क्यों हुआ? वर्साय की संधि के कारण। वर्साय की संधि कब हुई? 1919 में। अब क्या कारण था? कारण दरअसल यह था कि इस वर्साय की संधि में
ये तय किया गया, वर्साय की संधि में तय हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार जर्मनी है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? जर्मनी पहले विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? जर्मनी जिम्मेदार है। और जर्मनी युद्ध का हर्जाना किसको देगा? इंग्लैंड को देगा। किसको देगा? इंग्लैंड को देगा। तो यहां बेइज्जती किसकी हुई है? या तो जर्मनी की बेइज्जती हो गई कि युद्ध के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखें, जर्मनी का एक सामान्य नागरिक जिसको अपन कहें, वो था अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर ने इसी संधि में एक शर्त थी, उसके आधार पे कहा, संधि में शर्त यह थी कि 20 वर्षों तक कोई राष्ट्र युद्ध नहीं करेगा, ऐसी शर्त शामिल की गई थी। अडोल्फ हिटलर ने सामान्य शब्दों में एक बात कही कि ये 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है, 20 वर्ष बाद दुनिया से इस अपमान का बदला मैं लूंगा। कितने समय बाद? 20 साल बाद, क्योंकि संधि की शर्तें पूरी हो जाएंगी। 20 साल पूरे कब हो रहे हैं? 1939 में पूरे हो रहे हैं। संधि की शर्तों के मुताबिक जैसे ही 20 वर्ष पूर्ण होते हैं, तब तक हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। लेकिन हिटलर जर्मनी का चांसलर कैसे बनता है? दोस्तों, आदमी जब अपमान की आग में जलता है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। बार बार कह रहा हूं, हिटलर भी ऐसा ही था। हिटलर अपने राष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब हुआ क्या था? हिटलर ने बात कही कि ये तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम है, 20 वर्ष बाद दुनिया से अपमान का बदला मैं लूंगा। अब यहां पर देखें, हिटलर जो था, हिटलर ने किया क्या? हिटलर ने 1923 में एक पार्टी बनाई। सामान्य कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं था हिटलर का। हिटलर ने 1923 में एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था द जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्या नाम था? द जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस द जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई, धीरे धीरे इसने धरातल पे काम करना शुरू किया। पहली बार हिटलर जर्मनी में चुनाव लड़ता है, मात्र उसे 0.12% वोट मिलते हैं, मतलब 1% पूरे वोट भी नहीं मिले। हिटलर की हालत दयनीय हो गई, दयनीय हो गई, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि इरादे बुलंद थे। जब आदमी के इरादे बुलंद हों तो दुनिया की हर बड़ी मंजिल छोटी नजर आती है। भाई साहब धीरे धीरे धरातल पे काम करना शुरू किया। इधर जर्मनी के संसाधनों का दोहन, जर्मनी के जो संसाधन हैं, इस जर्मनी के संसाधनों का दोहन कौन कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है। जर्मनी के संसाधनों का दोहन कौन कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है। इंग्लैंड जर्मनी के संसाधनों का दोहन कर रहा है। इंग्लैंड की हालत खराब हो गई। इंग्लैंड के माफ करना, जर्मनी की हालत खराब हो गई, क्योंकि इंग्लैंड उसके संसाधन ले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया अमेरिका ने। धीरे धीरे अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, लेकिन 1929 में घटना घटित होती है और 1919 में अमेरिका का रियल एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया। अमेरिका खुद कंगला यानी दिवालिया घोषित हो गया। तो जब आदमी खुद दिवालिया हो जाए तो पड़ोसी की मदद कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई साहब, हम तो भारतीय हैं, नजर ही पड़ोसी पे रखते हैं। घर पे भी जब अपनी लाइट चली जाए तो पड़ोसी के घर झांक कर जरूर देखते हैं कि पड़ोसी के घर झांक करके देखेंगे कि पड़ोसी की गई कि नहीं गई। पड़ोसी के घर कोई नया मेहमान भी आ जाए तो उस दौरान हम देखते पड़ोसी के घर में ही है कि आज ये यहाँ क्यों आया है, क्योंकि हम तो भारतीय हैं ना, ख्याल पड़ोसी का ही रखते हैं। अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया। अमेरिका ने जर्मनी को दी जाने वाली सहायता बंद कर दी। जब अमेरिका ने जर्मनी को सहायता देना बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में जर्मनी ने भी किसके सामने हाथ खड़े कर दिए? जर्मनी ने भी इंग्लैंड के सामने हाथ खड़े कर दिए। जर्मनी ने भी इंग्लैंड के सामने हाथ खड़े कर दिए और इस बात का समर्थन कर दिया हिटलर की पार्टी द जर्मन वर्कर्स पार्टी ने। द जर्मन वर्कर्स पार्टी ने इस बात का समर्थन कर दिया। इसी पार्टी ने 1933 में जर्मनी में चुनाव लड़ा। हिटलर 99% सीटों के साथ जर्मनी का चांसलर बना। हालांकि मैं थोड़ा सा मूल बिंदु से हट के गया, लेकिन 1940 की बात को लाने के लिए गया हूं। आप चिंता ना करें, बने रहिएगा मेरे साथ है, ठीक है।
पड़ोसी को देखने में मजा ही बहुत आता है, लेकिन चिंता ना करें इसकी, हम भी किसी के पड़ोसी हैं और उस पड़ोसी को हमारे में भी बहुत मजा आता है। हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है 1933 में। अब हिटलर के दिमाग में एक ही बात थी कि शायद ये लोग मुझे हटा देंगे, तो सबसे पहले उन्होंने अपने विश्वासी लोगों को जर्मनी के जो प्रशासन था, ब्यूरोक्रेसी थी, इसमें महत्वपूर्ण जो पद थे, इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। विश्वासी लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया हिटलर ने। अब यहां पर देखें, महत्वपूर्ण पदों पे जैसे ही नियुक्त किया, उनमें एक थे बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने वाले होमलूट शाह थे, जो हिटलर के सबसे प्रिय थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे हिटलर उनसे। होमलूट शाह, उसे अर्थशास्त्र का जिम्मा दिया कि आपको बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारना है। ठीक है, अब बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारना है, लेकिन हिटलर के दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि जर्मनी दुनिया के नक्शे पर रहे ना रहे, मुझे दुनिया से अपमान का बदला लेना है। भाई साहब, 3 मार्च 1933 को हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पारित कर दिया, यानी अपन कहें तो विशेषाधिकार अधिनियम पारित कर दिया और जर्मनी का चांसलर बन गया। जर्मनी का चांसलर बन गया, एक प्रकार से तानाशाही स्थापित कर दी है, यानी 1933 में सारी शक्तियां अपने पास स्थापित कर ली। लेकिन संधि की शर्तों में लौट के जाएं, संधि की शर्तों में सीधा सीधा लिखा था 20 वर्षों तक कोई राष्ट्र युद्ध नहीं करेगा। 20 वर्ष पूरे कब होने थे? 1939 में। लेकिन हिटलर तो उस युग है शैतान दिमाग का आदमी था, 33 में बन गया। 20 वर्ष पूरे कब होंगे? संधि की शर्तों के मुताबिक 39 में होंगे। 39 से पहले जर्मनी कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में इस 6 साल के दौरान हिटलर ने जर्मनी में भयंकर नरसंहार किया और जर्मनी में जो नस्लीय भेदभाव था, इस नस्लीय भेदभाव को एक प्रकार से मिटाने का प्रयास किया। जर्मनी में 2 लोग थे, एक आर्य थे और दूसरा यहूदी थे। आर्यों में हिटलर आता था, हिटलर का सीधा सीधा आरोप था, यानी उन आर्यों का सीधा सीधा आरोप था कि इन्होंने हमारे गुरु ईसा मसीह को मारा है। और हिटलर ने जर्मनी में ऐलान कर दिया कि जिसकी चौड़ी ललाट और नीली आंख है उसे छोड़ दें, बाकी सबको मौत के घाट उतार दें। हिटलर ने ऐसा ऐलान कर दिया। यहूदियों को मारने के लिए बाकायदा गैस के चैम्बर बनाए गए, जहां लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। लाखों की संख्या में यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। संधि की शर्तों के मुताबिक जैसे ही 20 वर्ष पूरे होते हैं, तो आप सब जानते हैं कि जर्मनी का जो जानी दुश्मन है, ये जर्मनी का जानी दुश्मन कौन है? इंग्लैंड है। अब यहां पर देखें, जर्मनी ने पूरी ताकत के साथ किस पे आक्रमण किया? जर्मनी ने पूरी ताकत के साथ है ये इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों को टारगेट बनाया। किसको? इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों को टारगेट बनाया। इंग्लैंड की हालत दयनीय हो गई, इंग्लैंड खुद को नहीं संभाल पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारतीयों यानी दुनिया में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, फोकट का ज्ञान, फोकट की सलाह भरी पड़ी है। मैं कहता हूं भाई साहब, अगर आपको टाइम पास करना है तो आप अपने किसी दोस्त से, अपने किसी गांव के रिश्तेदार से, गांव के मित्र से या पड़ोसी के पास जाकर बैठ जाएं और सलाह मांगना शुरू कर दें। वो 1000 प्रकार की सलाह दे देंगे आपको। अगर जिंदगी में असफल होना है तो दूसरे से सलाह लेना शुरू कर दो, आप स्वतः ही असफल हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे की सलाहें आपको इतना पथभ्रमित कर देती हैं कि आप मूल रास्ते से भटक जाते हैं। जिंदगी में सफल होना है तो अपने मन की सुने, दूसरे की नहीं सुने। अब जैसे ही संधि की शर्तों के मुताबिक 20 वर्ष पूरे हुए, जर्मनी का जानी दुश्मन कौन है? बिल्कुल नवीन शर्मा वहां नहीं पढ़ाते, अपन अभी इसी लाइव क्लास में पढ़ाएंगे और ऑफलाइन में आपको सीकर में अरविंदम क्लासेज में पढ़ाएंगे। बाकी अपन अभी कहीं नहीं पढ़ा रहे, यही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको इंक्वायरी नंबर मैंने उपलब्ध करवा दिया है, वहां से आप देख करके बाकी सूचनाएं ले सकते हैं। अब यहां पर देखें, संधि की शर्त 20, हिटलर ने पूरी ताकत के साथ किस पे आक्रमण किया? इंग्लैंड पे आक्रमण किया। इंग्लैंड की हालत दयनीय हो गई। उसके उपनिवेशों पर आक्रमण किया, हालत दयनीय हो गई। ऐसी स्थिति में
इंग्लैंड खुद को बैकफुट पे पा रहा था, खुद को नहीं संभाल पा रहा था। तो यहां पर देखिएगा भारतीयों को युद्ध में धकेले, इसके लिए भारतीयों को राजी करना भी जरूरी था। और भारतीयों को राजी करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारतीयों को राजी करने के लिए उन्होंने सीधा सीधा कौन सा प्रस्ताव जारी किया, अगस्त प्रस्ताव जारी किया। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अगस्त प्रस्ताव के लिए कहा कि ये तो दरवाजे पर जंग लगी हुई कील के समान है, ये तो दरवाजे पे जंग लगी हुई, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सारे अपने मित्र हैं, सभी गुरुजनों से अपनी बात होती है, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुभाजी सर से बात होती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा कोई बात नहीं है, निश्चिंत रहिएगा। अब देखें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये दरवाजे पे जंग लगी हुई कील के समान है, अब किसी काम का नहीं है। दरवाजे पर जंग लगी हुई, दरवाजे पे जंग लगी हुई कील के समान है, किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसको, अगस्त प्रस्ताव में भारत को जिस डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जा रहा था, उस दरवाजे को जंग लगी हुई कील कहा, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कुछ भी हो लेकिन अंग्रेजों ने अपनी बात को रख दिया कि अब किसी भी स्थिति में हम युद्ध जैसे ही होगा, समाप्त होगा, उसके बाद विचार करेंगे, या आपकी संविधान की मांग हम स्वीकार करते हैं, सामान्य भाषा में उन्होंने ऐसा कह दिया था। अब यहां पर देखें, आगे अपन बात करें तो आगे रहता है कि भारतीयों को जबरदस्ती युद्ध में धकेला गया, भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया, गुस्सा आया। तो ऐसी स्थिति में समय था 1942 का। 1942 में युद्ध भी अपने स्तर पे था। उधर इंग्लैंड के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि युद्ध में हो रही है शांति को बचाएं, युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा बचाएं, या फिर भारत में हो रही है शांति को रोकें। तो ऐसी स्थिति में सर अध्यादेश अब तक कितनी बार लाया गया, सर देखिएगा अध्यादेश की बात काउंटिंग नहीं होती है, लेकिन जब संसद का सत्र नहीं होता है तब लाया जाता है, ठीक है। ऐसा कोई व्यवहारिक प्रश्न नहीं बनता है, आप एक किताब पढ़ें ज्यादा अच्छे रहेगा, ठीक है। हरदयाल सर जी आप अगली क्लास का टाइम पहले जरूर बताना जी। जी हरदयाल जी आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, कल से आपको पहले नोटिफिकेशन भी मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल मामलों का मैं इतना जानकार नहीं हूं। कल से आपको निश्चित रूप से लाइव क्लास का पहले नोटिफिकेशन भी मिलेगा और टाइम टेबल भी पहले ही मिल जाएगा। डीआर सर कह रहे हैं बहुत दिनों बाद सर जी, बिजी सर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देर सही, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब जागो तभी सवेरा। 1942 में बात कर रहे थे अपन, 1942 तक पहुंच गए थे। 1942 में युद्ध शिखर पे था। उसी द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अब उन अंग्रेजों के सामने एक चुनौती थी कि युद्ध में अपनी इज्जत बचाएं या फिर भारत में हो रही अशांति को रोकें। तो ऐसी स्थिति में 1942 में एक मिशन भारत भेजा जिसका क्या नाम था? क्रिप्स मिशन था। क्या नाम था? क्रिप्स मिशन था। और क्रिप्स मिशन ने क्या कहा दोस्तों? स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में? स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। और इस क्रिप्स मिशन ने क्या कहा? क्रिप्स मिशन ने कहा आप शांति बनाए रखें, युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कब? युद्ध समाप्ति के बाद किया जाएगा। क्रिप्स मिशन कितने सदस्य ही था? क्रिप्स मिशन है ये एक सदस्य ही था। कितने सदस्य ही था? एक सदस्य ही था।
अब यहां पर देखिएगा, क्रिप्स मिशन का भारतीयों ने विरोध किया। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने भी विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। क्रिप्स मिशन का विरोध क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? क्रिप्स मिशन का विरोध होने का कारण यह था कि अंग्रेजों की किसी भी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। और मुख्य अपन बात करें महात्मा गांधी की, तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा दोस्तों? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक, यानी बाद की तिथि में बुनाया जाने वाला चेक। इसके अलावा अपन बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है। टूटते हुए बैंक का क्या है? उत्तर दिनांकित चेक है। ये किसने कहा था? टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित जो चेक है, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इस क्रिप्स मिशन का कांग्रेस ने भी विरोध किया और इस क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। दोस्तों ऐसा क्यों किया गया वो भी देख लीजिएगा। मैं तो रीजनिंग संदीप सर पढ़ाएंगे, आपको चिंता ना करें, ठीक है। अब यहां पर देखें, क्रिप्स मिशन का कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। क्यों किया था वो जान लीजिएगा। कांग्रेस ने तो यह कहते हुए विरोध किया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, अंग्रेज वही पुराने वाली झूठी पाखंडों वाली बात कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध क्यों किया वो याद रखने योग्य है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के सामने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात रखी थी। कितने? द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात रखी थी। तो ऐसी स्थिति में क्रिप्स मिशन ने उसे खारिज कर दिया था, ठीक है। तो यह था आपका क्रिप्स मिशन से संबंधित विवरण। आप दोबारा लौट के आइएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। कहा क्या कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। नेहरू जी ने इसे क्या कहा कि टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। जबकि ये कितने सदस्य ही था? एक सदस्य ही था। क्रिप्स मिशन का कांग्रेस ने भी विरोध किया और मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। कांग्रेस ने विरोध ये कहते हुए किया कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग ने विरोध इसलिए किया कि इसने मुस्लिम लीग की जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग थी, इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने भी इसका विरोध किया था। आगे अपन बात करें तो देखिए, कुछ भी हो, क्रिप्स मिशन ने अपनी बात कह दी। समय था 1945 का। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और चुनाव में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। कौन सी पार्टी की? लेबर पार्टी की। देखिए वहां पर दो ही पार्टियां ज्यादा सक्रिय हैं, द्विदलीय व्यवस्था में गिना जाता है। एक वहां पर लेबर पार्टी है और दूसरी वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी है। लेबर पार्टी की सरकार बनती है और इस लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री कौन चुने जाते हैं? क्लीमेंट एटली चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? क्लीमेंट एटली इस लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और 1946 में 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजा जाता है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना भारत आती है कब? 24 मार्च 1946 को। तो दोस्तों कल अपन पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना के आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, ठीक है। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो आप कम से कम मेरे लिए जरूर शेयर करिएगा, अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करिएगा। फेसबुक पर शेयर करते हुए आप मुझे टैग करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पढ़ाए गए टॉपिक के प्रत्येक शब्द की पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको करंट से संबंधित जो विवरण है, ये करंट से संबंधित पूरा विवरण समय समय पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। 2 मिनट का समय है, शायद 2 मिनट में आपकी कोई समस्या है उसका मैं समाधान कर पाऊं, लेकिन याद रखें निजी जीवन की समस्या का समाधान है ये नहीं हो पाएगा। परवीन सैनी कह रहे हैं सुबह की क्लास कब होगी? परवीन, जब भी सुबह की क्लास शुरू होगी 7 बजे शुरू होगी, और जब भी सुबह की क्लास शुरू होगी तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूंगा। यशराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हंसराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनीष पौट, शुभम बहुत, MS मेहरा, बिस्टल चर्चिल, बिल्कुल MS मेहरा जी बिल्कुल सही करें, प्रमोद कुमार, मोहनलाल चौधरी, परवीन सैनी, ये DR सर, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी आप अगली, हरदयाल कुमार जी अगली क्लास के बारे में जरूर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फटाफट आप अपने जो सवाल हैं उन सवालों को जरूर टाइप करिएगा, फटाफट टाइप करिएगा। कोई सवाल आपके अगर हैं तो निश्चित रूप से आप फटाफट उनको टाइप करिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको उत्तर दे पाऊं। सर आपने पढ़ाना रीड के लिए काफी है ना? बिल्कुल काफी है, लेकिन इतना याद रखें मेरे दोस्त यशराज, उस समय वो नए वाले टॉपिक नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष, गृह मंत्री वगैरह ये होते हैं। क्षेत्रीय परिषद आगे आएगी, सारा बताया जाएगा आपको, क्षेत्रीय परिषद अलग से पढ़ाया जाएगा। सीताराम अग्रवाल, जय हिंद सर जी, सीताराम जी, जय सिंह चौहान, नाइस जी, जय सिंह जी आपका शुक्रिया। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको ही पढ़ रहा हूं जी सर रीड के लिए। देखिएगा नए वाले टॉपिक जरूर पढ़ें, उसमें नए वाले टॉपिक नहीं जोड़े गए हैं। सर आप नहीं पढ़ा था, सीताराम जी नहीं पढ़ा था वहां, सोनू जाकर। सर न्यू टॉपिक की क्लास कब होगी? सोनू जाकर ये न्यू टॉपिक ही है, संविधान निर्माण और उसकी विशेषता। इसके बाद जैसे मान लीजिएगा कल उपभोक्ता संरक्षण या सहकारी समितियां अपन एक मैराथन क्लास में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पढ़ाओगे सर? बिल्कुल यही पढ़ाएंगे यशराज जी, जो टॉपिक आपको नए जोड़े गए हैं सिलेबस में रीट में, वो निश्चित रूप से आपको यहाँ जल्दी ही अगले वीक में पूरे टॉपिक करवा दूंगा एक ही टॉपिक में। ठीक है, तो आप सबका शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।